आज हम प्रियम्बल यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना का दूसरा वीडियो लेकर के आपके सामने आ रहे हैं और इसमें हम बात करेंगे कि प्रस्तावना में कुछ जो विशेष शब्दों का कुछ स्पेशल वर्ड्स का यूज हुआ है तो उसके अर्थ क्या है और इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि भारत में आईएएस से लेकर के और फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम तक जितने भी परीक्षाएं होती हैं उसमें प्रियम्बल से सवाल आवश्यक रूप से पूछा जाता है। तो जो पहला वर्ड है और जिसकी चर्चा हम करेंगे वह है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब इसका मतलब क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहीं से शुरुआत होती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र या गणराज्य बनाने के लिए। तो इसका मतलब क्या है? हम भारत के लोग का क्या मतलब? इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जो भारत में सत्ता है और वह सत्ता चाहे कैसी भी हो, लोकल है, चाहे स्टेट की है और चाहे सेंटर की है, जो भी सत्ता है, चाहे स्थानीय है, चाहे राज्य की है और चाहे केंद्र की है, स्थानीय, राज्य या केंद्र की, इस सत्ता का जो स्रोत है वह कौन है? वह हम लोग हैं, हम भारतीय हैं, यानी भारतीय जनता समस्त सत्ताओं का स्रोत है। वी द पीपल ऑफ इंडिया का सीधा सा मतलब है कि भारत में जो शासन व्यवस्था स्थापित हो रही है और किसी को जो भी अधिकार मिल रहे हैं, चाहे वह सरपंच हो, चाहे वह सीएम हो, चाहे वह पीएम हो, चाहे वह प्रेसिडेंट हो, चाहे वह गवर्नर हो, उसकी सत्ता का स्रोत कौन है? जनता है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब ये है कि यह जो संविधान है और उसके जो प्रावधान है उसको देने वाला कौन है? जनता है। दूसरा जो शब्द यूज किया गया है वह है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सॉवरेन। सॉवरेन, सॉवरेन का मतलब क्या होता है? प्रभु, प्रभुत्व, यानी जो सुप्रीम हो, सर्वोच्च, सुप्रीम। जो भारत है वह क्या है? अब सुप्रीम है और आधे अधूरे रूप में नहीं, आधे अधूरे रूप में नहीं, किस रूप में? संपूर्ण रूप से संप्रभु है, यानी अपनी इच्छाओं का स्वामी है। सॉवरेनिटी का मतलब ये होता है सुप्रीम विल ऑफ द स्टेट, राज्य की सर्वोच्च इच्छा, सर्वोच्च इच्छा। इसका मतलब ये हुआ कि अब भारत दोनों क्षेत्रों में, चाहे वह आंतरिक हो और चाहे वह बाह्य, इंटरनल हो और चाहे एक्सटर्नल। अब भारत आंतरिक क्षेत्र यानी भारत की सीमा के अंदर जितनी चीजें हैं वो उसका स्वामी है, पहली चीज, और उसके अंदर जो भी नीति नियम या प्रोग्राम लागू करना है भारत सरकार उसको लागू कर सकती है। उसे किसी ब्रिटेन से पूछने की जरूरत नहीं। ब्रिटेन का राजा या अमेरिका का प्रेसिडेंट हमें नहीं बताएगा कि हमें क्या करना है, हम वो करेंगे जो हमारी इच्छा है। तो इस सीमा के अंदर, इस बाउंड्री के अंदर हम क्या हैं? वी आर सॉवरेन, हम संप्रभु हैं, किसी के अधीन नहीं है। एक्सटर्नल का मतलब ये है कि दूसरे देश, जैसे हम इंडिया हैं तो बगल में क्या है? पाकिस्तान, वहां वो भी हमारे जैसा स्टेट है। लेकिन जो एक्सटर्नल सॉवरेनिटी होती है, जो बाह्य संप्रभुता होती है या प्रभुत्व होता है, वह यह कहता है कि अब भारत दूसरे देशों के साथ, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के साथ शत्रुता का व्यवहार रखेंगे, शत्रुता का संबंध रखेंगे कि मित्रता का संबंध रखेंगे, यह चीज भी हम तय करेंगे, कोई दूसरा देश तय
नहीं करेगा। इसका मतलब हम आंतरिक और बाहरी दोनों यानी संपूर्ण रूप से क्या है, हमारे पास प्रभुता है। तीसरा जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वह है समाज, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट को समझना जरूरी है। समाजवाद से क्या मतलब है, इसमें एक चीज और समझिए कि जो मूल संविधान है उसमें यह शब्द नहीं था। समाजवादी शब्द मूल संविधान में जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, यह शब्द नहीं था। इसे जोड़ा गया कब, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इसको एक अंतर से समझिए कि एक तो होता है मार्क्सवाद, कम्युनिस्ट जिसको बोलते हैं, उसमें कहा जाता है कि जो उत्पादन के साधन हैं वे किसके नियंत्रण में होंगे, राज्य के नियंत्रण में होंगे। यानी प्राइवेट लेवल पे कोई व्यक्ति स्वतंत्र रूप से व्यापार नहीं कर सकता, जो है वो स्टेट का है। लेकिन समाजवाद, और हमारा समाजवाद कैसा है, लोकतांत्रिक है। समाजवाद ये कहता है कि नहीं, हम लोकतांत्रिक हैं और भारत के विशेष संदर्भ में कहें तो हमारे यहां निजी और सार्वजनिक का मिश्रण है। यानी हमारे यहां प्राइवेट सेक्टर भी है और हमारे यहां पब्लिक सेक्टर भी है, और इसीलिए हम कहते हैं अपनी अर्थव्यवस्था को क्या, मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमारे यहां सब कुछ राज्य तय नहीं करता, हमारे यहाँ कुछ राज्य तय करता है और कुछ बाजार तय करता है। और इस विशेष संदर्भ में हमारे समाजवाद का मतलब ये नहीं कि पूंजीवाद और पूंजीपतियों को खत्म कर दो। उसका मतलब ये है, जो गांधीयन फिलॉसफी है, कि सबसे गरीब जो व्यक्ति है, अंतिम कतार में खड़ा जो व्यक्ति है, उसकी मिनिमम जरूरतों को पूरा किया जाए और आय का जो अंतर है वह बहुत ज्यादा न हो, तो स्टेट उस आय के अंतर को कम करने की कोशिश करेगा। चौथा जो इंपॉर्टेंट शब्दावली है और जिसे आपको हमको समझना चाहिए वह है पंथ निरपेक्षता या सेकुलरिज्म। यह शब्द भी जैसा कि आप जानते हैं, जैसे समाजवादी शब्द हमारे मूल संविधान में नहीं था, वैसे ही पंथ निरपेक्ष शब्द भी मूल संविधान में नहीं था। तो चौथा शब्द क्या है, चौथा शब्द है पंथ निरपेक्ष, अंग्रेजी में सेकुलर, और यह भी कब जोड़ा गया, 1976 में। अब यहां यह समझिए कि जो पश्चिमी जगत है, वेस्ट है, जो पश्चिम है और जो भारत है, इनके कंसेप्ट में अंतर है। यहां यह कहा जाता है कि जो चर्च यानी राज्य है, और जो चर्च यानी धर्म और जो राज्य है, वे एक दूसरे से असंबद्ध रहेंगे, यानी उनमें किसी प्रकार का कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। भारत का क्या है, जिसको आप कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव सोच है। इसमें दो तीन बातें हैं, उसको ध्यान रखिए कि यहां पे भारत का कोई धर्म नहीं होगा। इंडिया एज ए स्टेट, इसके पास कोई अपना धर्म, जैसे मैं हिंदू हो सकता हूं, आप मुस्लिम हो सकते हैं, कोई सिख हो सकता है, कोई ईसाई हो सकता है, लेकिन भारत जो देश है उसका कोई धर्म नहीं है। आप कहेंगे कि सर देश का धर्म कहाँ होता है, बगल में पाकिस्तान है वो इस्लामिक स्टेट है, बगल में बांग्लादेश वो इस्लामिक स्टेट है, सऊदी अरेबिया इस्लामिक स्टेट है, वेटिकन सिटी वो क्रिश्चियन स्टेट है। तो स्टेट का धर्म हो सकता है, लेकिन भारत में भारत का कोई धर्म नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज कि भारत सभी नागरिकों के साथ नागरिक के रूप में व्यवहार करेगा, किसी धर्म के मानने वाले के रूप में नहीं। तीसरी चीज, भारत न तो किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देगा और न ही किसी धर्म विशेष का दमन करेगा, यानी धर्म के नाम पे कोई भेदभाव नहीं होगा। यही हमारे पंथ निरपेक्षता का मूल
अर्थ है सबके साथ समभाव, समान भाव, समान व्यवहार। ये क्या है? हमारे पंथ निरपेक्षता है, यानी हमारा जो कंसेप्ट है वो क्या है? सकारात्मक है, और इनका जो कंसेप्ट है वो क्या है? वह नेगेटिव है। पांचवा जो शब्द आता है वह है क्या? लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक, इसको क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक। ये जो डेमो शब्द है यह किससे आया है? डेमोस, और डेमोस का मतलब होता है पब्लिक या पीपल। और दूसरा जो शब्द है क्रिटिक, उसका मतलब होता है रूल, यानी शासन। तो ये क्या हो गया? ये जनता और ये शासन, यानी जहां पे जनता का शासन है वही क्या है? वही डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी जानिए कि दो तरीके की होती है, एक प्रत्यक्ष डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। भारत में जो डेमोक्रेसी है वह क्या है? मैंने कहा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, दो तरीके की डेमोक्रेसी होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एकमात्र स्विट्जरलैंड ऐसा देश है जहां पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र की संस्थाएं हैं, और वह इसलिए है कि उसकी पॉपुलेशन बहुत कम है। लेकिन 1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या में आप डायरेक्ट डेमोक्रेसी के किसी भी इंस्ट्रूमेंट को नहीं अप्लाई कर सकते। तो हम क्या है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्यों चाहते हैं? क्योंकि जनता पहले क्या चुनती है? अपने प्रतिनिधि चुनती है, एमपी एमएलए चुनती है, और एक क्या बनाते हैं? सरकार बनाते हैं। लेकिन मूल चीज ये है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जनता ही सरकार का निर्माण करती है। इसलिए हम क्या है? लोकतांत्रिक हैं। और आखिरी जो शब्द है वह है रिपब्लिक। वह है रिपब्लिक। जिसको कहते हैं गणराज्य या गणतंत्र, अंग्रेजी में रिपब्लिक। रिपब्लिक, पहली चीज तो ये जानिए कि जो रिपब्लिक का कंसेप्ट है वो आया कहां से है? फ्रांस से आया। ये फ्रांस ने इस चीज को दिया, और लोकतंत्र समानता का जो विचार है उसमें रिपब्लिक बहुत महत्वपूर्ण है। रिपब्लिक को समझने से पहले एक चीज समझ लीजिए कि किसी भी स्टेट में 2 प्रकार के हेड होते हैं। प्रमुख जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट, और दूसरे को कहते हैं हेड ऑफ स्टेट। राज्य का प्रमुख और सरकार का प्रमुख। तो जहां पे हेड जो स्टेट का है, जैसे अपने यहाँ क्या है? अपने यहाँ राष्ट्रपति। तो जहां पे जो सर्वोच्च व्यक्ति है उस देश का, जैसे हमारे यहाँ कौन है? राष्ट्रपति है, उसका चुनाव होता, तो उसको हम कहते हैं रिपब्लिक। पहले क्या होता था? वंश परंपरा थी। बाबर के बाद हुमायूं का इलेक्शन हुआ था? नहीं हुआ था। हुमायूं के बाद अकबर, इलेक्शन हुआ था? नहीं हुआ था। अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां, ये कहीं इलेक्शन का प्रोसेस नहीं था, उनको होना ही होना था। तो रिपब्लिक नहीं थे, वे राजतंत्र थे। इसीलिए ब्रिटेन भी रिपब्लिक नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां जो हेड ऑफ द स्टेट है वह वंशानुगत परंपरा से आता है। एलिजाबेथ द्वितीय की डेथ हुई तो उनके बेटे चार्ल्स क्या बन गए? राजा बन गए, या हेड ऑफ द स्टेट बन गए। तो जहां हेड ऑफ द स्टेट या राज्य का प्रमुख क्या होता है? जनता के द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चुना जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रिपब्लिक या गणराज्य या
गणतंत्र बोलते हैं। तो इस पहली लाइन जो हमारे प्रियम्बल की है उसको लेकर के आप जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान निर्मित हुआ, उसे एक्सेप्ट किया गया और आंशिक रूप से लागू भी किया गया। तो ये कुछ विशेष शब्दावली थी जिसे समझना बहुत जरूरी था और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।